हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे साथियों। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं 12th क्लास फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण लेक्चर लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में गति, जिससे बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो इन क्लासेस का हर एक विद्यार्थी को फायदा मिलना चाहिए। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमें प्राप्त हुई थी E = 2kp/r³। और फिर हमने पढ़ा था द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमें प्राप्त हुई थी E = kp/r³। दोनों ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी और छपने वाली है एग्जाम में, तो उनको आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, एक दो बार प्रैक्टिस भी करनी है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो बलाघूर्ण उत्पन्न होता है उसका व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं इस प्रकार। ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र किस प्रकार बनाते हैं पता है ना सबको? इस प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या किया? इसमें एक द्विध्रुव रख दिया, वो भी थीटा कोण पर, यानी कि इस प्रकार। द्विध्रुव क्या होता है? अरे द्विध्रुव याद करो, -q आवेश +q आवेश और मध्य की दूरी 2l, यानी समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो, उसे ही विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। तो हमने क्या किया? इस एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर एक द्विध्रुव रख दिया। ये क्या है? थीटा कोण है। इसमें एक द्विध्रुव रख दिया, -q आवेश है, ये +q आवेश है, और इनके मध्य की दूरी कितनी है? तो 2l इनके मध्य की दूरी है। तो होता क्या है? जैसे ही थीटा कोण पर एक समान विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव को रखने पर क्या होता है? इस पर बल लगता है। कैसे लगता है तो आप बताओ। मैंने बताया था ना, धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में। याद रखना, धनावेश पर बल किस प्रकार लगता है? तो धनावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो धनावेश पर तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार, QE बल लगेगा। इसी प्रकार ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो ऋणावेश पर बल किस प्रकार लगेगा? इस दिशा में ऋणावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में क्या लिखेंगे? तो चित्रानुसार एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश ±q है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखने पर इस पर +q आवेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में, -q आवेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। जिसके कारण क्या होता है तो एक बार समझो। जैसे ये द्विध्रुव है, ये क्या है? द्विध्रुव है। इसको आपने एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में यानी कि रखने पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही इसे प्लेस्ड किया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो क्या होता है? इस पर दो बल लगते हैं। एक तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस दिशा में, और दूसरा इस दिशा में। तो ये क्या होता है? समान बल है। देखो QE बल ये है, QE बल ही ये है। तो क्या होता है? ये द्विध्रुव आगे पीछे ऐसे गति तो नहीं करेगा, लेकिन समान बल लगने के कारण नेट बल तो शून्य हो जाएगा। अरे नेट बल शून्य होने का मतलब कैसे है? जैसे कोई बॉक्स रखा है, आपने दो विद्यार्थी खड़े हो गए, एक इधर से बल लगा रहा है, एक इधर से बल लगा रहा है बॉक्स के। तो क्या बॉक्स समान बल लगाओगे तो गति करेगा क्या? नहीं करेगा। देखो इधर से मैंने जितना बल लगाया उतना ही सामने वाला विद्यार्थी इधर से बल लगा देगा, तो ये बॉक्स गति नहीं करेगा, यानी कि नेट बल शून्य होगा। इसी प्रकार इस द्विध्रुव में क्या होता है? इस द्विध्रुव पर एक बल तो लगता है इधर और एक बल लगता है इधर, जिससे ये आगे या पीछे तो गति नहीं करता है, लेकिन
होता क्या है, अब जैसे इन पर बल लगेगा तो ये घूर्णन उत्पन्न होगा इसमें इस प्रकार। देखो इस प्रकार द्विध्रुव है, आपने धागा यहां से बांध दिया, एक धागा इधर बांध दिया और एक इधर बांध दिया। अब इन धागों को खींचो, बराबर खींचोगे ना, बराबर बल लगाओगे तो ये इस प्रकार द्विध्रुव सीधा हो जाएगा, घूर्णन उत्पन्न हो जाएगा इसमें। तो घूर्णन किस कारण होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और उस बल आघूर्ण का व्यंजक हमें प्राप्त करेंगे। नेट बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। चित्रानुसार एक द्विध्रुव जिस पर आवेश प्लस माइनस क्यू है और उनके मध्य की दूरी 2l है, को एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखने पर धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में QE बल लगता है तथा ऋणावेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। इस प्रकार द्विध्रुव पर नेट बल, अब नेट बल कितना होगा, तो नेट बल देखो क्यों ही इस दिशा में लग रहा है और क्यों ही इस दिशा में लग रहा है, समान बल लग रहा है, इसका मतलब है नेट बल कितना हो जाएगा, QE माइनस QE शून्य हो जाएगा। क्लियर है। अरे इस पॉइंट को ना कंफ्यूज मत होना, मैंने समझाया ना आपको, कोई बॉक्स है यदि समान बल लगाओगे इसका मतलब बॉक्स गति नहीं करेगा, यानी कि नेट बल शून्य होगा। इसी प्रकार जितना बल इस दिशा में लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, उतना ही बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि द्विध्रुव है उस पर नेट बल शून्य लग रहा है, वो आगे पीछे इस प्रकार गति नहीं कर रहा है। क्लियर है। इन बलों के कारण द्विध्रुव में बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, तो बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल आघूर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो टॉर्क कहते हैं। बल आघूर्ण इक्वल टू होता है बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अब बल का तो हमें पता है QE बल है, लेकिन घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पता है क्या, तो लंबवत दूरी हमें
ज्ञात कर लेंगे। लंबवत दूरी का मतलब है कि इस प्रकार, ये लंबवत दूरी हमें पता नहीं है, इसका नाम दे देते हैं, जैसे ए, इसे दे दो बी, इस पॉइंट को दे दो सी। तो बी सी का हमें पता नहीं है, पता नहीं है तो हमें तो ज्ञात करना आता है। अब इस ट्राइंगल में लगा दो आप साइन थीटा का मान निकालो, लंबवत दूरी प्राप्त हो जाएगी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखो लंब बटा कर्ण यानी थीटा के सामने की भुजा लंब है। अरे कंफ्यूज मत होना, ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा ही कोण है, यानी कि यहां पर जो भी कोण बन रहा है ये थीटा ही कोण है, बराबर ही कोण होगा। तो थीटा के सामने की भुजा क्या है, लंब है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, बीसी, यानी लंब हो गया बीसी बटा कर्ण कितना होता है, तो कर्ण देखो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, 12 हो जाएगा कर्ण, यानी कि बीसी बटा ए बी। अब बीसी का मान तो हमें ज्ञात करना है, ए बी का मान है 2l, तो बीसी का मान कितना आ जाएगा, बीसी का मान आ जाएगा 2l साइन थीटा। ये बीसी का मान आ गया है 2l साइन थीटा। अब बीसी का मतलब है लंबवत दूरी आ गई है आपके पास, गुणन अक्ष से लंबवत दूरी आ गई है। बल का आपको पता है क्यों ई, तो वैल्यू फॉर्मूले में रख दो। बल आघूर्ण को लिखते हैं टो से, अरे बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं, तो टो से लिखते हैं, इसे बोलते हैं टॉर्क, यानी टो इक्वल टू बल। बल कितना है, तो क्यू ई बल लग रहा है, बल कितना लग रहा है, क्यू ई इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब वैल्यू यहां पर रख दो, यहां पर ही लिख देते हैं ना। P बराबर क्या होता है, 2l इंटू क्यू। P बराबर क्या होता है, अरे P बराबर 2l इंटू क्यू। द्विध्रुव आघूर्ण, याद करो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2l इंटू क्यू। तो यहां पर देखो 2l इंटू क्यू को क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो, तो टो इक्वल टू हो जाएगा Pe साइन थीटा, और ये होता है बल आघूर्ण का फॉर्मूला। क्लियर है। इसका सदिश रूप पूछ लेना, तो सदिश रूप भी आपको ध्यान में रखना। इसका सदिश रूप, सदिश रूप क्या होता है, तो टो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर मत कर देना, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा इसका सदिश रूप। क्लियर है। अब देखिए द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा, अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा, तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहां पर लिख लो द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम बलागुण, अधिकतम बलागुण। तो थीटा का मान रख दिया करो, अधिकतम न्यूनतम निकालना हो ना, तो थीटा के स्थान पर वैल्यू रख दो। अधिकतम बलागुण निकालना है तो टो मैक्सिमम कब आएगा, थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रख दो, Pe साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, यानी कि Pe आ जाएगा द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम बलागुण। क्लियर है। अब हम सीखते हैं द्विध्रुव की साम्य अवस्था, द्विध्रुव की साम्य अवस्था। तो यहां पर एक पॉइंट लगा कर लिख लेना, द्विध्रुव की साम्य अवस्था। द्विध्रुव की साम्य अवस्था क्या होती है, तो द्विध्रुव की साम्य अवस्था का मतलब है जिस पर नेट बल तथा बल आघूर्ण दोनों शून्य होते हैं, तो उसे कहते हैं साम्य अवस्था में है। तो यहां पर लिख लो, जब द्विध्रुव पर अपनेट
बराबर शून्य और टो बराबर शून्य, यानी कि नेट बल तथा बल आघूर्ण दोनों शून्य होता है। इसका मतलब है साम्य अवस्था में है। अब साम्य अवस्था भी दो प्रकार की होती है। साम्य अवस्था भी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था, और एक होती है अस्थायी साम्य अवस्था। स्थायी साम्य अवस्था का मतलब है द्विध्रुव उस स्थिति में रहना चाहता है, जैसे स्थायी साम्य अवस्था के कोष में थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री रखोगे तो आपको पता है टो इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। साइन 0 का मान कितना होता है? तो साइन 0 का मान होता है 0, यानी टो का मान भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अस्थायी साम्य अवस्था होता है जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, यानी कि थीटा बराबर 180 डिग्री रखोगे तो यहां आ जाएगा साइन 180। साइन 180 का मान कितना होता है? तो देख लो आप, साइन 90 प्लस 90 निकाल सकते हो। तो साइन 90 प्लस 90 कितना होता है? कोस 90 होता है। कोस 90 का मान वैसे 0 होता है, तो यहां पर भी बल आघूर्ण क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ध्यान रखना, स्थायी साम्य अवस्था का मतलब है कि द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया है। जैसे यहां पर मैं बना देता हूं एक बार के लिए अलग कलर से। जैसे ये तो है एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। इसमें द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। इस प्रकार द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है। थीटा कितना है? 0 डिग्री है। अस्थायी साम्य अवस्था का मतलब है कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा है। जैसे द्विध्रुव है वो इस प्रकार रखा है, यानी कि प्लस क्यू इधर आएगा और माइनस क्यू उल्टा रखा गया है। इसे कहते हैं अस्थायी साम्य अवस्था। आपको समझने के लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब है कि जैसे विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में और इस दिशा में ही द्विध्रुव रखा गया है, तो वो स्थायी साम्य अवस्था में है। थीटा कितना है? 0 डिग्री। ध्यान रखना, इसमें द्विध्रुव रहना चाहता है, यानी कि इस स्थिति में द्विध्रुव रहना चाहता है। लेकिन अस्थायी साम्य अवस्था का मतलब है उल्टा रख दिया। जैसे एक तो आपने इस प्रकार का है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही द्विध्रुव को रखा गया है, इसका मतलब द्विध्रुव इस स्थिति में रहना चाहता है। अब अस्थायी साम्य अवस्था का मतलब है द्विध्रुव को ऐसे उल्टा रख दिया, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में रख दिया 180 के कोण पर। अब जैसे ये ऊपर से उठाओगे ना तो ये घूमकर वापस विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। क्यों? इसका कारण होता है, देखो, ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में। लेकिन इसमें बल किस प्रकार लगेगा? तो धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी कि ये अपने आप को ऐसे संकुचित करने का प्रयास करेगा। इसीलिए द्विध्रुव इस स्थिति में रहना नहीं चाहता है और ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है। इसका मतलब है कि द्विध्रुव इस स्थिति में रहना चाहता है। जैसे हम अलग अलग माहौल में रहना चाहते हैं ना, कंफर्टेबल माहौल में रहना हर कोई पसंद करता है, इसी प्रकार द्विध्रुव इस स्थिति में रहना चाहता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाए तो। और यदि अस्थायी साम्य अवस्था में यानी कि 180 डिग्री पर उल्टा रख दिया जाए ना, तो जैसे ही प्लस क्यू आवेश पर तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, तो जैसे इसे थोड़ा सा ऊपर होता है तो ये घूमकर वापस विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। यहां पर पॉइंट भी लिख लो, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, दिशा में रखा है। और इसमें क्या होता है? इसमें द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा हो, ये ध्यान में रखना। इसमें द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, और इसमें थीटा बराबर 180 डिग्री है, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है।
क्लियर है? एक बार फिर से शुरू से लेकर लास्ट तक मैं समझा देता हूं, लेकिन ध्यान रखना, यदि वीडियो पसंद आ रहा है और रेगुलर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है तो चैनल का एक सब्सक्राइबर तो जरूर बनता है, तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे, ठीक है ना। द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है? तो सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र था ई, इसमें एक द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, मध्य की दूरी थी 12। इस द्विध्रुव को उठाकर एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया। जैसे ही एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है? थीटा कोण पर रखते हैं इसे, थीटा कोण पर रखा जाता है तो धनावेश पर तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है क्यू बल, ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है क्यू बल। अब होता क्या है कि ये समान परिमाण का बल लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, तो समान परिमाण का बल लग रहा है, इसका मतलब ये इस दिशा में लग रहा है, ये इस दिशा में लग रहा है, तो ये जो द्विध्रुव है वो ऐसे आगे पीछे गति तो नहीं करेगा क्योंकि बराबर बल लग रहा है, बराबर बल लग रहा है, इसका मतलब ये गति तो नहीं करेगा, लेकिन अपने स्थान पर क्या होगा? जैसे यहां से धागा बांध दिया और यहां पर खींच लिया, यहां से धागा बांधकर यहां पर खींच लिया, तो ये क्या होगा? इस प्रकार घूर्णन कर लेगा, यानी कि इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार नेट बल तो शून्य है, लेकिन बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। बल आघूर्ण होता है बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अब बल का मान तो क्यू ही है, लेकिन घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी हमें देखनी है, तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए हमने इसको इस पर लंब डाल दिया और ये ट्राइंगल ले लिया। ट्राइंगल में साइन थीटा बराबर क्या होता है? अरे साइन थीटा बराबर लाल बट्टा कक्का से याद रखा करो, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान BC का मान हमें ज्ञात करना था, तो BC बराबर हो गया 2L साइन थीटा। यहां पर लिख भी सकते हो आप, BC का मान हो गया 2L साइन थीटा। तो BC का मान आ गया, लंबवत दूरी के स्थान पर लिख दिया 2L साइन थीटा और बल के स्थान पर QE। 2L इंटू क्यू तो क्या होता है? P, और ये हो गया E, PE साइन थीटा। सदिश रूप P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आ जाएगा। ध्यान रखना, E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर नहीं आएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आएगा। फिर हमने देखा कि यह बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा? द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम बल आघूर्ण होगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री रखा जाए, यानी कि द्विध्रुव एक समान जैसे विद्युत क्षेत्र है, इसके इस प्रकार लंबवत रखा हो, द्विध्रुव इस प्रकार लंबवत रखा हो, तब बल आघूर्ण अधिकतम होता है। साम्य अवस्था की बात करें, इसका मतलब है नेट बल और बल आघूर्ण दोनों शून्य हो, तब द्विध्रुव साम्य अवस्था में होता है। अब दो प्रकार हो सकते हैं, स्थायी साम्य अवस्था और अस्थायी साम्य अवस्था। स्थायी साम्य अवस्था थीटा बराबर 0 डिग्री पर होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री पर, और अस्थायी साम्य अवस्था थीटा बराबर 180 डिग्री पर होता है। क्लियर है? स्थायी साम्य अवस्था का मतलब द्विध्रुव उस स्थिति में रहना चाहता है जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे द्विध्रुव को रख दिया। अस्थायी साम्य अवस्था का मतलब द्विध्रुव इस स्थिति में रहना नहीं चाहता, जैसे इसे उल्टा रख दिया, जैसे थोड़ा सा बल लगेगा ना, ये वापस विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। अस्थायी साम्य अवस्था में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा जाता है। क्लियर है? ये तो देखो एक समान विद्युत क्षेत्र की बात थी। यदि आपको पूछ ले जब द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हो तब क्या होगा? एक समान विद्युत क्षेत्र में तो रखने पर आपको पता चल गया कि नेट बल तो शून्य है, लेकिन बल आघूर्ण शून्य नहीं है। यदि द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तब क्या होता है? लिख लो यहां पर, जैसे एक क्वेश्चन बनाकर लिखवा देता हूं। जब द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हो तब बल तथा बल आघूर्ण क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? आंसर लिखो। अब जब द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो नेट बल कितना होगा? नेट बल होगा 0 और बल आघूर्ण नॉट इक्वल होगा 0 के। ऐसे ऑप्शन में दे देता है, जैसे बल 0 होगा बल आघूर्ण भी 0 होगा, या बी ऑप्शन में दे दिया दोनों ही अशून्य होंगे, इस प्रकार।
लेकिन दूसरा आपको, ये तो इससे हमने पढ़ रखा है, अभी यहां पर सेकंड लिखना है नोट लगाकर कि जब द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो लिखो जब द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखने पर, अब नेट बल है वो शून्य नहीं होगा, और बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण भी शून्य नहीं होगा जब असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। कैसे? जैसे मैं समझा देता हूं, यहां पर डायग्राम से समझ लेते हैं। असमान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? असमान विद्युत क्षेत्र का मतलब है, पहले यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र था ना, यहां पर देखो असमान विद्युत क्षेत्र इस प्रकार, इस प्रकार असमान विद्युत क्षेत्र है। अब असमान विद्युत क्षेत्र है यानी कि जैसे जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है? परबल, यहां पर E2, यानी कि E1 क्या है? परबल है, किससे? E2 से। अब इसमें कोई द्विध्रुव रख दिया इस प्रकार, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, तो अब असमान विद्युत क्षेत्र है। धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में QE, ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE। अब असमान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तब क्या होगा? तब ये जो द्विध्रुव है वो देखो E1 अधिक है E2 से, यानी कि यहां पर विद्युत क्षेत्र अधिक है, तो यहां पर जो बल है ना QE1 वो भी अधिक होगा QE2 से, यानी कि यहां जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? परबल होगा। तो यहां विद्युत क्षेत्र परबल है, इसीलिए यहां पर बल भी अधिक लग रहा है, और यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, इसका मतलब है कि यहां पर बल भी कम लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल है, इसका मतलब है कि बल भी कम है। QE1 अधिक और QE2 कम है। कहने का मतलब है इस स्थिति में द्विध्रुव ऐसे गति करेगा, ये बल अधिक है तो ऐसे घूर्णन भी करेगा और गति भी करेगा, इस प्रकार घूर्णन करता हुआ गति करेगा। क्लियर है ना? तो ये पॉइंट ध्यान में रख लेना। जब द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो नेट बल शून्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इधर ये बल अधिक लग रहा है और ये बल कम है, तो द्विध्रुव ऐसे गति करने लग जाएगा, साथ में इसमें घूर्णन उत्पन्न होगा। लेकिन जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब आपको पता है दोनों बल समान है, समान है, अधिक बल नहीं है, अधिक बल लगेगा। अब देखो कोई विद्यार्थी बॉक्स को धक्का दे रहा है, यदि समान बल से धक्का देंगे इधर से और इधर से तो बॉक्स गति नहीं करेगा, लेकिन एक विद्यार्थी में अधिक जोर है, वो जोर से धक्का लगाएगा तो बॉक्स एक और गति करेगा ना। इसी प्रकार यदि ये बल परबल है तो इधर ये द्विध्रुव गति करेगा। ध्यान रखना, असमान विद्युत क्षेत्र में नेट बल भी शून्य नहीं होता है, बल आघूर्ण भी शून्य नहीं होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में नेट बल तो शून्य होता है लेकिन बल आघूर्ण शून्य नहीं होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करने में। लेकिन यदि आप रेगुलर पढ़ते जाओगे और अपने दोस्तों में शेयर करते जाओगे, हर एक विद्यार्थी को फायदा मिलता है, तब मैं इस क्लास को इसी प्रकार बनाता रहूंगा आपके लिए। यदि एक भी विद्यार्थी पढ़ता है वो भी बेहतरीन परफॉर्म कर पाएगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए, डेरिवेशन को जबरदस्त मिलाते रहिए।